हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज की कहानी है हिडन आशिक भाग 6। एक भी क्षण बर्बाद किए बिना विराज ने तुरंत अपने सचिव से संपर्क किया। उन्होंने तत्परता से निर्देश दिया, मैं राष्ट्रपति के बेटे के बारे में विस्तृत जानकारी चाहता हूँ। पता लगाएं कि क्या उसका कोई आपराधिक इतिहास है जिसका हम उसके खिलाफ फायदा उठा सकते हैं। लेकिन सर, उनके सचिव नील ने हस्तक्षेप करते हुए अचंभित हो गई। कोई बहाना नहीं नील, अगर मुझे 3 घंटे के भीतर सूचना नहीं मिली तो तुम अपनी नौकरी खो दोगे। विराज ने अचानक कॉल समाप्त करने से पहले धमकी दी। आप क्या करने की योजना बना रहे हैं? जैक ने पूछा। हम तब तक इंतजार करेंगे जब तक हमारे पास उनके खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए कुछ ठोस सबूत न हो। विराज ने सांस छोड़ते हुए कहा। उसका दिमाग सामने आ रही स्थिति पर केंद्रित था। हमारे पास इंतजार करने का समय नहीं है विराज। उस कमीने ने मेरे खिलाफ मुकदमा दायर किया है। पुलिस किसी भी समय आ सकती है। मीडिया इस अवसर का फायदा उठाएगा और हमें महत्वपूर्ण नुकसान उठाना पड़ेगा। क्या आपने माँ के बारे में सोचा है? जैक ने अपनी चिंता व्यक्त की। उसके शब्द हताशा से भरे हुए थे। क्या तुम अपनी बकवास बंद कर सकते हो? क्या तुम नहीं देख सकते कि मैं यहाँ अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास कर रहा हूँ? सबसे पहले आपने अपने गुस्से को नियंत्रित करने और उसे हराने की कोशिश नहीं की। अब आप कोशिश कर रहे हैं अपनी सारी बकवास मुझ पर डाल दो। विराज ने कहा। जैक को अपने शब्दों को खोजने के लिए संघर्ष करना पड़ा। जब उसने समझाने का प्रयास किया तो उसकी आवाज़ लड़खड़ा रही थी। मैं बस चिंतित हूँ। बस मैं माँ को एक बार फिर से दुखी नहीं देखना चाहता। वह बहुत कुछ सह चुकी है। अरे दोस्त, मुझे देखो, कुछ नहीं होने वाला है। मैं वादा करता हूँ। घर वापस जाओ और थोड़ा आराम करो। तुम गंदे लग रहे हो और तुम्हें इस बारे में माँ को बताने की जरूरत नहीं है। विराज ने आश्वासन दिया। थैंक यू भाई, मैं इसे याद रखूंगा, जैक ने उत्तर दिया। 1 घंटे के भीतर नील ने विज को वापस कॉल किया। सर, हमने सारी जानकारी एकत्र कर ली है और इसमें एक बहुत दिलचस्प है। यह सबसे अच्छा हमला होने वाला है, उन्होंने विराज को मुस्कुराते हुए कहा। मुझसे मेरे कार्यालय में मिलो, विराज ने जवाब दिया। अपने आगमन पर उन्होंने पाया कि नील पहले से ही उनका इंतजार कर रहे थे। मुझे सूचित करें, विराज ने कहा। सर, उनके बेटे की कई आपराधिक गतिविधियां हैं, ड्रग्स बेचना, हत्या, उत्पीड़न आदि। यहाँ इसके सबूत हैं और हमें नाइट क्लबों में से एक में ड्रग्स लेते हुए उसके फुटेज भी मिले हैं। नील ने उन्हें बताया। फुटेज और रिपोर्ट को देखते हुए गुड जॉब, विराज ने नील की प्रशंसा की। उसका बेटा किस अस्पताल में है? विराज ने अपनी कुर्सी पर पीछे झुकते हुए पूछा। बेलेव्यू, नील ने उत्तर दिया। चलो चलें, अब उनसे मिलने का समय आ गया है, विराज ने हंसते हुए कहा। दूसरी ओर बेचारी प्रिया बड़े विशाल कमरे में अकेली बैठी थी। उसने पिछली सुबह से कुछ भी खाया या पिया नहीं था, जिसके परिणाम स्वरूप उसके छोटे पेट में गुर्राने की आवाज़ सुनाई दे रही थी, जो उसकी भूख की याद दिलाती है। भोजन की आवश्यकता से मजबूर होकर वह अपने पैरों पर खड़ी हुई और बाथरूम के नल से पानी पिया। नल का पानी खारा और कड़वा था, लेकिन वह किसी तरह उसे निगलने में कामयाब रही। पोषण के अभाव के कारण, जिससे वह हल्की और भटकी हुई महसूस कर रही थी, नल का पानी पीने से पहले ही उसका पेट खराब हो गया, जिससे उसकी परेशानी और बढ़ गई। डर और अलगाव की भावना से अभिभूत प्रिया को अपने बचपन की यादें फिर से याद आ गई। उसे उसके बचपन की यादें फिर से ताज़ा हो गई और उसे उन डरावने दिनों में वापस ले जाया गया जब उसे भोजन के बिना एक अलग तहखाने में कैद कर लिया गया। दूसरी तरफ विराज इस बात से अनजान अस्पताल पहुंचने पर विराज अपने सचिव के साथ निर्दिष्ट अस्पताल स्वीट की ओर चला गया। कमरे में कदम रखते ही राष्ट्रपति के क्रोध की प्रचंड धारा ने उन्हें घेर लिया। तुम यहाँ क्यों हो? यहाँ से चले जाओ। मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि तुम्हारा भाई सलाखों के पीछे चला जाए, वह उस पर चिल्लाया। सचमुच? लेकिन मुझे लगता है कि आपका बेटा पहले जाने वाला है, विराज ने
आत्मविश्वास और प्रभुत्व का भाव दिखाते हुए हंसते हुए कहा। वह शानदार ढंग से सोफे पर बैठ गया, जैसा कि वह स्थान उसका ही हो। आपका क्या मतलब है? राष्ट्रपति ने भौहें चढ़ाते हुए पूछा। नील, आप हमारे प्रिय राष्ट्रपति को यह क्यों नहीं दिखाते कि उनका बेटा क्या कर रहा है? विराज ने कहा। बिल्कुल सर, नील ने अपने बैग से कुछ फाइलें निकालते हुए कहा, जिसमें उनके बेटे के गलत कर्मों के बारे में सारी जानकारी थी। राष्ट्रपति ने गुस्से से उसे नील के हाथ से छीन लिया और देखने लगे। मैं इस पर विश्वास नहीं कर सकता, ये सभी फर्जी हैं, राष्ट्रपति ने आश्चर्य और अविश्वास भरी आवाज में कहा। तो फिर आप अपने बेटे से क्यों नहीं पूछ लेते कि क्या वे नकली हैं? विराज ने उपहास किया। सतीश, यह क्या है? राष्ट्रपति ने अपने बेटे को दस्तावेज दिखाते हुए चिल्लाया। मुझे नहीं पता पापा, मुझे नहीं पता पापा, ये नकली है। इस कमीने ने इसके साथ कुछ किया होगा, सतीश ने हकलाते हुए कहा, जो अपने एक पैर पर प्लास्टर लगाए हुए बिस्तर पर लेटा हुआ था। ओह, वास्तव में वह व्यक्ति कौन है? जब उसके सचिव ने लैपटॉप सामने रखा तो पिता पुत्र की, जिस पर सतीश के ड्रग्स लेने का फुटेज चल रहा था, सतीश के चेहरे पर ठंडा पसीना आने लगा। आप क्या चाहते हैं? राष्ट्रपति ने लंबी सांस लेते हुए पूछा। सरल मुकदमा वापस ले लो, नहीं तो पूरा देश तुम्हारे बेटे की करतूत देखेगा। विराज ने पीछे झुकते हुए उत्तर दिया। सब कुछ आपके सौदे के अनुसार होगा। प्लीज प्लीज इसे मीडिया में प्रकट ना करें, राष्ट्रपति ने विराज से लगभग विनती करते हुए जवाब दिया। लेकिन पापा, सतीश ने बोलना शुरू किया। राष्ट्रपति ने डांटते हुए कहा, आप एक भी शब्द बोलने की हिम्मत मत कीजिए। विराज सोफे से उठा और जाने से पहले बुदबुदाया, जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो, नहीं तो तुम्हारा गंदा बेटा जेल चला जाएगा। कार में बैठे हुए विराज ने अपने भाई को फोन किया, उसे आश्वासन दिया कि समस्या का समाधान हो गया है और उससे किसी भी अनुचित तनाव को कम करने का आग्रह किया। जय की खुशी इतनी गहरी थी कि यह एक युवा लड़की की याद दिलाने वाली अत्यधिक चीखों के माध्यम से प्रकट हुई। विराज अपने भाई के चंचल व्यवहार पर हंसने के अलावा कुछ नहीं कर सका। जैसे ही उसने कॉल समाप्त की, प्रिया के विचार उसके दिमाग में घुस गए, जिससे उसे अब शब्दों से भरी प्रतिक्रिया मिली। उफ, उसके मन ही मन गाली दिया। जल्दी मेरे अपार्टमेंट तक चलो, वह अपने ड्राइवर पर चिल्लाया। जल्द ही वह अपने अपार्टमेंट में पहुंच गया और तेजी से कदम बढ़ाते हुए उस कमरे की ओर बढ़ा जहां युवा लड़की को बंधक बनाकर रखा गया था। दरवाजा खोलने पर उसकी नज़र फर्श पर फैले उसके अचेतन रूप शरीर पर पड़ी, जो परेशानी में एक अलौकिक सुंदरता की तरह लग रही थी। उफ, वह हताशा की ओर और चिंता के मिश्रण में बुदबुदाया। उसकी तरफ दौड़ा, तेजी से उसके नाजुक शरीर को अपनी बाहों में भरते हुए उसने उसे बेहोशी की हालत से जगाने के लिए बेताब होकर उसे बिस्तर पर लेटा दिया। उठो, उसने कहा। फिर भी वह नहीं हिली। उसके पीले चेहरे ने उसके मन में उसे खोने का भयानक डर पैदा कर दिया। बेबी प्लीज उठो, वह बार बार चिल्ला रहा था। बेबी प्लीज उठो। वह हैरान था, धीरे से उसके हाथों और चेहरे को सहला रहा था। हालांकि उनकी चुप्पी बरकरार रही। बिना देर किए विराज ने नील का नंबर डायल किया और डॉक्टर को बुलाने के लिए कहा। कुछ ही समय बाद एक बुजुर्ग डॉक्टर आए और तुरंत युवा लड़की की जांच शुरू कर दी। क्या बात है, वह जाग क्यों नहीं रही है? विराज ने अधीरता से पूछताछ की। चिंता मत करें मिस्टर विराज, वह अभी भूखी है। मैंने उसे एक आईवी इंजेक्शन दिया है, कुछ समय बाद वह जाग जाएगी, डॉक्टर ने उसकी स्थिति के बारे में बताते हुए कहा। थैंक यू डॉक्टर, अब आप छुट्टी ले सकते हैं। मेरे सचिव आपके जाने की व्यवस्था करेंगे। विराज ने डॉक्टर के प्रति आभार व्यक्त किया। सर, यह मेरी खुशी थी, डॉक्टर ने जवाब दिया। वह कमरे से बाहर निकल गया और अपने पीछे का दरवाजा बंद कर लिया। विराज प्रिया के पास बैठता है, उसका छोटा हाथ अपने बड़े गर्म हाथ में लेता है। मेरी छोटी परी, वह उसके मुलायम गुलाबी गालों को सहलाते हुए बुदबुदाया। जैसे ही वह सोई,
वह पवित्रता और मासूमियत की आभा बिखेरते हुए एक अप्सरा की तरह लग रही थी। अब और नियंत्रण न करते हुए उसने धीरे से उसके होठों को चूमा और जाने के लिए मुड़ा ताकि उसकी परी को कुछ आराम मिले। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना। इसके आगे का भाग जानने के लिए आप सब मेरे साथ बने रहिए।